अब इसका अगला पहलू है इस चैप्टर का, वो है ये जो मैट्रिक्स है, ये जो माया जाल है, इसका वैज्ञानिक पहलू। अब धरती के ऊपर बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक, अब तक तो वैज्ञानिक ज्योग्राफी, साइंस, हिस्ट्री ये सब पढ़ रहे थे। अब इस दौरान कुछ 1940s से लेकर कुछ इस तरह के वैज्ञानिक उभरे जो अंदरूनी आंतरिक दुनिया, बाहर की दुनिया और ब्रह्मांड और धर्मों में बताया हुआ सच, इन सब चीजों के ऊपर रिसर्च करने में लगी हुई है और उनको चैलेंज करने में लगी है कि जैसे असल में ये सब कुछ जो है वो एक है, एकता है, और उसे जीरो पॉइंट एनर्जी कहते हैं। तो वो लोग इसको चैलेंज करना चाहते हैं कि नहीं, ये ऐसा नहीं है। वो नई नई थियोरीज लेकर आ रहे हैं, लोगों का समय बर्बाद कर रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और लोगों का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट लोगों को बहकाने में लगी हुई है, बेसिकली दुनिया भर की गवर्नमेंट ये साइंटिस्ट को इस तरह से बताकर और साइंटिस्ट को लगा के नहीं, इस बारे में रिसर्च करो, इस बारे में रिसर्च करो। तो इस तरह के बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो इस तरह की रिसर्च कर रहे हैं और सत्य को जानने के बजाय वो कंफ्यूजन्स पैदा कर रहे हैं। सत्य तो यही है कि हम सब एक हैं। आगे कार्ला कहती है कि स्कूल में आमतौर पे हम लोग ने साइंस और विज्ञान और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत कुछ सुना है, पढ़ा है, और हमने ये सीखा कि जो बेसिक जो साइंस है, विज्ञान है, अ, उसका हमसे और हम क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये जो साइंटिस्ट हैं, जैसा कि मैंने कहा, वो आंतरिक और बाहरी दुनिया के बीच में एक कड़ी जोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। साइंटिफिक, वैज्ञानिक तौर तरीका जो है वो ये होता है कि देखें कि जो चीज कुदरती तौर पे जो होती है दुनिया में, उसके बारे में रिसर्च करना, जब तक के उसके बारे में इंफॉर्मेशन, उसके बारे में बातें इकट्ठा करना, डेटा इकट्ठा करना, जब तक के आपको ये समझ में नहीं आ जाए कि आप जो देख रहे हो वो क्या है, उसकी मूल वजह क्या क्या है, उसका मूल तरीका क्या है, उसके बाद आप उस चीज को लेकर, ये वैज्ञानिक लोग जो हैं वो उस चीज को लेकर अपनी बात को सही साबित करने के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक आम वैज्ञानिक तब खुश होता है, जब तब भी खुश होता है जब उसे गलत जवाब मिलता है, क्योंकि उसे पता है कि अब मैंने कुछ गलती की है, तो अब मुझे थोड़ा और रिसर्च करना है, थोड़ा और पता लगाना है। अगर उसे सही जवाब मिले तब भी खुश है। तो उस इस गलत जवाब आने के बाद भी उसे पता है कि मैं वैज्ञानिक तौर पे मैं उन्नति कर रहा हूँ, मैं किसी तरफ तो जा रहा हूँ। अगर सही तरफ नहीं जा रहा तो सही तरफ जाऊंगा इवेंचुअली। इस मामले में काफी साल हो गए हैं और काफी दूर आ गई है सभ्यता, इंसान की सभ्यता, हर चीज को साइंटिफिकली एनालाइज करने के मामले में। और उसी वजह से हमारी जो आज की सभ्यता है, या जो जिंदगी हम जी रहे हैं, जो समाज है, जो कुछ भी है, हमारी आराम देने वाली चीजें वगैरह सभी कुछ, उस मामले में हम काफी आगे बढ़ चुके हैं, काफी कुछ सीख लिया है हमने कि जिंदगी कैसी होती है, क्या होती है, उसमें हमें किस चीज की जरूरत है, कौन सी चीज हमें एक बेहतर जिंदगी दे सकती है। ये सब जब शुरू हुआ, इसके शुरू होने से पहले ये विज्ञान जो है धर्म के अंदर घुसा, और धर्म जब आया और ये सब चीजें जब जुड़ी, वैज्ञानिकों ने धर्म को चीर फाड़ करने की कोशिश की और धार्मिक लोगों ने विज्ञान को चीर फाड़, जो कुछ भी ये इनका अ, खेल चल रहा है, ये सब जो चल रहा है, इससे पहले अ, धर्म जो था वो विज्ञान पर आधारित था और विज्ञान जो था वो धर्म पर आधारित था। यहाँ तक कि
मेडिकल नॉलेज, एस्ट्रोनॉमी मतलब एस्ट्रोलॉजी, ग्रहों की जो ग्रहों का ज्ञान है, वो इस ब्रह्मांड में जो ग्रह हैं और उनका असर क्या होता है, उसकी उसका ज्ञान और विज्ञान, केमिस्ट्री, आग पानी, ये जो सारी अ, धातु हैं, मतलब आग पानी धरती हवा, इन सब चीजें, जैसे हमारा वात पित्त वगैरह जो होता है वो हमारे शरीर से किस तरह से जुड़ा हुआ है, ये सारी चीजें एक रहस्यमय तरीके से इस तरह से जुड़ी हुई थी और हमारी जिंदगी उनके ऊपर बहुत ही प्यारे तरीके से आधारित थी। और जिसे कहते हैं ना कि सनातन धर्म था, हिंदुइज्म कोई धर्म नहीं था, सनातन धर्म धर्म नहीं था, वो एक जीने का तरीका था। आप क्यों सुबह उठ के पानी में घुटनों तक पानी में या कमर तक पानी में खड़े रह के सूरज को अर्क देते थे, या सुबह उठ के तुलसी को क्यों पानी देते थे, और घर के आंगन में क्यों तुलसी होती थी, घर के आंगन में क्यों नीम और बरगद का पेड़ नहीं होता था, और गांव में नीम और बरगद के पेड़ पर क्यों जल चढ़ाया जाता था, इन सारी चीजों का संक्रांति पे पतंग उड़ाने के लिए या उस बहाने छत पर सारा दिन क्यों बिताते थे, ये सारी चीजें जोड़ी विज्ञान, मेडिकल, एस्ट्रोनॉमी, धर्म से थी। लेकिन ये सब रहस्यमय तरीके से जुड़ी हुई थी। तब के लोगों को पता था, हमारे लोगों को हमको बताया नहीं गया, हम लोगों को बहुत सारी बातें पता नहीं है, लेकिन ये सभी जुड़ी हुई थी और ये सभी आज भी हमारे वेदों और उपनिषदों में आज भी उनका ज्ञान है। जैसे वास्तु है, वो भी एक ज्ञान है, मुझे नहीं पता कि वो क्या है, जिन लोगों ने पढ़ा है, जिन लोगों ने समझा है, उन्हें पता है। और इसीलिए उन्हें पता है कि घर के कौन से हिस्से में आपको छुरी और कैंची जैसी चीजें रखनी चाहिए, औजार रखने चाहिए, और कौन से हिस्से में साउथ वेस्ट में आपको किताबें रखनी चाहिए, जल्दी घुसती हैं दिमाग में। तो इस तरह से वो कहती है कि पुराने समय में, बहुत पुरातन वक्त में, जैसे वहाँ के जो सोचने वाले लोग थे, जैसे इजिप्ट के थे, ग्रीस के थे, वो इन चीजों को और इस विज्ञान को धर्म से या विश्वास से जुदा नहीं समझते थे। जो पैसे वाले अमीर लोग थे, अ, वो मेडिकल साइंस या एल्केमिस्ट, अल्केमी ना सिर्फ दवाइयों की, बल्कि इस छोटे कण से लेके इस पूरे ब्रह्मांड की, इसके बीच में जो कनेक्शन है, और जो बहुत ही ग्रेसफुली सोफिस्टिकेटेड तरीके से इनका इनके बारे में जानकारी ली गई, या लेकर उसकी ऊपर किताबें लिखी गई, और उसके रिसर्च करके, रिसर्च के का जो भी उनको ज्ञान हुआ, उसको उन लोगों ने संजो के रखा, लिख के किताबों में, छोटी से छोटी चीज से लेकर ब्रह्मांड तक। तो वो सब जो था वो सब एक था, उसमें कोई अलगाव नहीं था। आजकल के जो साइंटिस्ट हैं वो हर चीज को अलग कर रहे हैं, अलगाव पैदा कर रहे हैं, विभाजन पैदा कर रहे हैं। तो ग्रीक और रोमन के जो पढ़े लिखे साइंटिस्ट थे, और जो बहुत सही तरीके से, तौर तरीके से, डिसिप्लिन जिसको कहते हैं, बिल्कुल तौर तरीके से अपना रिसर्च करते थे और पढ़ाई लिखाई करते थे। स्कूलों में ये सब सिखाया जाता था, और जो स्कूल थे वो चर्च की तरह थे, या चर्च के अंदर स्कूल हुआ करते थे। आम तौर पे चर्च के अंदर स्कूल हुआ करते थे, क्योंकि ये सब चीजें जुड़ी हुई थी, ये अलग थी नहीं। और उनके स्कूल में जो पढ़ाया जाता था, या साइंटिस्ट जिस तरह से बनते थे, वहां पर लॉजिकली सोचना पढ़ाया जाता था, ग्रामर पढ़ाया जाता था, वहां पर
दिमाग से सोचना और सवाल पूछना सिखाया जाता था, जहाँ पर ग्रामर, लॉजिक, रेटोरिक, रेटोरिक क्या होता है मुझे नहीं पता, पर ये सब जो सब्जेक्ट्स हैं उनका, ये तीनों को मिला के एक सब्जेक्ट होता था ट्रिवियम। आई डोंट नो व्हाट इट इज। इफ यू वांट आई जस्ट चेक। ट्रिवियम, 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 एक तो ट्राइवियम का मतलब है कि तीन, ग्रामर, रेटोरिक एंड लॉजिक। रेटोरिक का मतलब है आर्ट ऑफ इफेक्टिव एंड परsuasive स्पीकिंग एंड राइटिंग। मतलब कि आपको बोलना सही तरीके से आना चाहिए, आप सही भाषा में बोलें और उसका कुछ अर्थ होना चाहिए, बेमतलब का सिर नहीं खाना है। तो वो वाला एक सब्जेक्ट होता था उनके स्कूल में। उसके अलावा म्यूजिक, मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड सेक्रेट ज्योमेट्री पे बना हुआ है, और एस्ट्रोनॉमी। ये चार सब्जेक्ट्स का जो था वो ट्रिवियम, वो तीन था। चौथा ये चार को मिला के क्वाड्रिवियम बनता था। हमारा ब्रह्मांड संगीत और सेक्रेट ज्योमेट्री और मैथमेटिक्स पे आधारित है, जिसकी वजह से एस्ट्रोनॉमी है। तो ये चारों का एक क्वाड्रिवियम एक अलग हिस्सा था। और जो विज्ञान था उस समय पर, विज्ञान और आर्ट, क्रिएटिविटी, इन सबको एक साथ पढ़ाया जाता था, इनमें कोई विभाजन नहीं था। और ये बहुत मुमकिन था कि कोई भी छात्र जो है वो ये पढ़ के खुद प्रोफेसर बन जाए या मास्टर बन जाए। आजकल के प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स को ऐसे नहीं पढ़ाते हैं कि वो मास्टर बन जाए। और यही वजह है कि आज के कॉलेजेस में और स्कूल्स में ढंग के टीचर्स और प्रोफेसर्स नहीं मिलते, क्योंकि उनको कुछ आता जाता तो है नहीं, रट्टा मार के अपना पैसे दे के स्कूल कॉलेज में अपनी क्या कहते हैं नौकरी ले ली है। लेकिन उनको अगर सवाल पूछा जाए और उसके अंदर गहराई से सवाल पूछा जाए तो उन्हें नहीं पता होगा उसका जवाब। मुझे पता है, क्योंकि मैं जब अपने बच्चों को ट्यूशंस लेती थी उनके स्कूल के टाइम में, बहुत मुश्किल होती थी। बहुत क्या गंद पढ़ाते थे, नोटबुक देख के हैरानगी होती थी मुझे। तो वो कहते हैं कि यूनिवर्सिटी जो शब्द आया वो अब आया, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये अब आने लगा है। पहले जमाने में ऐसा कुछ नहीं होता था। और यूनिवर्सिटी जाने का मतलब है कि छात्र का मतलब ये होता था कि उसे ये सारे सब्जेक्ट सीखने हैं, तब वो यूनिवर्सिटी में जा सकता है। और हमें क्या सिखाया जाता है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। तो उसके बाद एक शब्द आया, रेनेसांस मैन। रेनेसांस मैन का मतलब वो है जिसे ये जो ट्रिवियम और क्वाड्रिवियम है, इन सभी चीजों का ज्ञान है, वो है रेनेसांस मैन। और वो सब करने के बाद जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाता है आगे, कम्स फ्रॉम दिस पीरियड। अच्छा, नहीं, ये यूनिवर्सिटी शब्द इस जमाने का नहीं है, उस जमाने का है। अम, उसके बाद 13th सेंचुरी, मतलब 12,000 वाली सेंचुरी में सेंट थॉमस एक्विनस ने ये पूरा पढ़ाई लिखाई का और विज्ञान का तौर तरीका जो पढ़ाया जाता था उसको पूरी तरह से बदल दिया। और उन्होंने तय किया कि उनकी जो उन्होंने जो लिखा है इस बारे में, धर्म के बारे में, विश्वास और धारणाओं के बारे में, अ, इस दुनिया के अंदर उसका वैज्ञानिक रिसर्च हो, तो वो भी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उसके ऊपर रिसर्च, साइंटिफिक इंक्वायरी हो। तो उन्होंने ये सारी अ, जो पढ़ाई लिखाई करने का जो तौर तरीका था उसको इस तरह से
पूरी तरह से तब 13th सेंचुरी में बदल दिया। आई 15 मिनट्स ओके। और इस वजह से आज तक लोग ये समझते हैं कि विज्ञान में, धर्म में, आंतरिक दुनिया में और बाहरी दुनिया में अलगाव है, विभाजन है, ये सब अलग हैं। और अगर कोई आंतरिक दुनिया की, आध्यात्म की बात करता है, ओहो बड़ी फिलोसफिकल बात कर दी तुमने। और कुछ लोगों को ये लगता है कि आर्ट, क्रिएटिविटी, म्यूजिक इस तरह की अगर फील्ड है ना, तो वो आजकल की दुनिया में तो लोग अच्छा पैसा कितना कमाता है, अच्छा ये इसमें कौन सा दिमाग लगता है, मैं तो आईटी। करके दिखाओ जरा, एक पेंटिंग करके दिखाना, एक गाना कंपोज करके दिखाना, गाना गा के ही सुना दो सही लय और सुर और ताल में। तो लोगों को लगता है कि ये सारी चीजें जो हैं, अब लोगों को ऐसा लगने लगा है क्योंकि उनकी उस जो उन्होंने बदलाव लाया उसका पूरी दुनिया के ऊपर बहुत गहरा असर हुआ। उसका हमारे भारत के ऊपर इतना असर था नहीं, लेकिन जब 1900 जब 17 आई थिंक 1700s में, 1600s में, जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, आई थिंक इट वाज 1600, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर 1600s में जब अंग्रेज आए, दे वर हियर फॉर 200 इयर्स, 1700s में जब अंग्रेज आए, एक्चुअली अंग्रेज 1700 में आए, लेकिन उससे पहले डच एंड पोर्चुगीज आए थे, तो यूरोप का इन्फ्लुएंस आ गया था, वो 15-1600s में आया था। तो उसकी वजह से उसका असर भारत के ऊपर होने लगा। और 1700s में वो जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो उन्होंने तो नालंदा यूनिवर्सिटी को आग ही लगा दी। हमारा जो तौर तरीका था वो पुराने जमाने वाला था, जहां पर वो ट्रिवियम और क्वाड्रिवियम चीजें सिखाई जाती थी, और उस तरह से एक पूरे इंसान को पूरा ज्ञान दिया जाता था। 8 साल की उम्र के बाद उस बच्चे को वहां भेजा जाता था, तब तक बच्चा घर में रहता था, कोई स्कूल नहीं, कोई नर्सरी नहीं, और वहां से वो संपूर्ण होके निकलता था हर चीज का ज्ञान पाकर। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने आकर पहले नालंदा यूनिवर्सिटी को आग लगाई, उसके बाद यहाँ पर रॉथशाइल्ड, रॉकफेलर के, आई सपोज कहने पर, जो वेस्टर्न वर्ल्ड में बदलाव आ गया था कि स्कूल्स एंड कॉलेजेस होने चाहिए ताकि बच्चों को इतना बिजी कर दो ताकि माँ बाप बाहर जाएं और कमाएं, और इनके परिवार को तोड़ दो। बाप अलग काम करने जा रहा है, माँ अलग कमाने जा रही है, और बच्चा स्कूल जा रहा है, तो ये तीनों से कमा रहे हैं, वहां से टैक्स, वहां से टैक्स, यहाँ से फीस। परिवार टूट गया, परिवार तोड़ा, पढ़ाई लिखाई को कर दिया जीरो, जहां पर कोई सवाल नहीं पूछ सकता, कोई दिमाग इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये सारी गफलत इन लोगों ने तब से शुरू की है, इस थैंक्स टू दिस सेंट थॉमस एक्विनास, जिसने ऐसा किया, बैंड बजा दी पूरी दुनिया की। खैर इसके आगे पार्ट 2 में मैं बताऊंगी। थोड़ा एक ब्रेक ले लूं।